Morning. Welcome to Learners Academy. Okay. So topic for today is miscellaneous exercise on chapter number 13. तो फाइनली प्रोबेबिलिटी के हम आखिरी एक्सरसाइज में हैं एंड दिस एक्सरसाइज गोइंग टू बी ग्रेट ग्रेट फन बिकॉज इसमें अपने को पहले तो चूज करना है देन सॉल्व करना है। ठीक है। सबसे पहले बड़ी चुनौती यही होगी क्वेश्चन को चूज करने की कि क्या ये कौन से टॉपिक का रिलेटेड टॉपिक जो क्वेश्चन है 13.1 टू 13.5। 13.1 टू 13.5 पांचों में से कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है इसको चूज करना सबसे बड़ी चुनौती होगी बजाय कि उसको सॉल्व करना। और कई बार तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो दो एक्सरसाइजेस के कॉन्सेप्ट से मिलकर सॉल्व होंगे। समझ गए? जैसे बर्नौली ट्रायल के अंदर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आ जाए या मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के अंदर रैंडम वेरिएबल आ जाए इस तरीके से। तो वो भी क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज शुरुआती क्वेश्चन हालांकि थोड़े से इजी हैं। ठीक है। A and B are two events such that probability of A is not equal to 0 फाइंड बी ऑन है। तो पहला पहला क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज से ही है जिसको अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है। इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। तो दो सिचुएशंस दे रखी हैं, दोनों सिचुएशंस में आपको सोच के बताना है कि बी ऑन ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन काफी सरल दिखाई पड़ रहा है। सबसे पहले अपन गिवन पॉइंट्स लिख देते हैं। हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट Here it is given that A and B are two events such that probability of A is not equal to 0। ये लिख दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर 1 की इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि A इज ए सबसेट ऑफ B। ओके, हमको निकालना क्या है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B होने दोनों केसेस में, इसमें भी और इसमें भी। भाई ये सिचुएशन हो जाए तो B होने क्या होगा और ये सिचुएशन हो जाए तो B होने क्या होगा। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 की सिचुएशन लेट अस सपोज करो मैंने नोट डाउन कर ली, A इज ए सबसेट ऑफ B। क्वेश्चन नंबर 1, तो अगर A B का सबसेट है तो यानी कि दो केसेस हो सकते हैं ए बी की सबसेट होने में। देखो, दो वेन डायग्राम बन सकते हैं। ए बी का सबसेट दो तरीके से हो सकता है, ए पूरा का पूरा बी के अंदर समाया हुआ हो और दूसरा ऑप्शन क्या, नहीं इसी के दो वेन डायग्राम बन सकते हैं। ए को बी का सबसेट बनाने के दो वेन डायग्राम बन सकते हैं। कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट होता है तो उसके दो डायग्राम बन सकते हैं। एक तो ऐसा कि ए बी में पूरा समाया हुआ है, ये तो है बी, और ए इसका सबसेट है यानी ए इसके अंदर पूरा समय हुआ, ए बी का सबसेट हो गया यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स में से लिए गए। ठीक है। एक दूसरा केस और बन सकता है, इज ए सबसेट ऑफ बी। याद है सेट थ्योरी क्लास 11th? नहीं है याद? दूसरा केस ये बन सकता है कि ए और बी दोनों इक्वल है, ए भी यही है और बी भी यही है। तो अगर दो इक्वल सेट्स हैं हमारे पास तो दोनों दोनों के सबसेट होते हैं कि नहीं होते हैं? बी भी यही है, ए बी बी का सबसेट हो गया, बी बी तो बी ए का हुआ नहीं हुआ लेकिन ए तो बी का हो गया। तो ये दोनों केसेस हो जाएंगे इसके। अब आप खुद सोचो, अगर ए बी का सबसेट है, ए बी के अंदर है, या ए बी और दोनों बराबर हैं, दोनों ही केसेस में ए इंटरसेक्शन बी तो ए ही आएगा। अब आप सर ए इंटरसेक्शन भी सोच ही क्यों रहे हो, क्योंकि बी ऑन ए में न्यूमरेटर पार्ट ए इंटरसेक्शन भी होगा होगा। तो चाहे से मैं ये वाला केस पकड़ूं चाहे से मैं ये वाला केस पकड़ूं, दोनों ही केसेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से मैच करेगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन भी है ही ए, चाहे से अंदर आ जाए चाहे से बराबर आ जाए, दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट्स ए के ही होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के ए इंटरसेक्शन भी ए आ गया, ये पता चल गया। तो अब जो निकालना है निकाल लो, क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए। बी ऑन ए का फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई थी। जैसे इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेना, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगेन। इसको क्या मार्क कर लूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने ये वैल्यू उसमें से जो करी ये करी हमने फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये कट के आंसर क्या गया 1। ठीक है। सेकंड केस आओ, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि ए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जिनका सब इंटरसेक्शन 5 आ रहा है। ठीक है, तो 5 आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ से लिख दूंगा अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 0। तो नाउ अब निकालो वही जो हमको निकालना था बी ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने, सेम वही चीज निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ने फॉर्मूला वो का वही रहेगा, ए इंटरसेक्शन भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी तो 0 है,
तो 0 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कुछ भी रहे क्या फर्क पड़ता है, ऊपर तो 0 आ गया। अच्छा नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो सर क्या गारंटी नीचे 0 नहीं आएगा? गिवन है, गिवन है कि नीचे 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू 0। तो 1 and 0 इज द राइट। ठीक है चलें, तो इजी सेट थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के दो बच्चे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, मतलब कपल के दो बच्चे होना तो दोनों पार्ट्स के लिए कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है, उसके लिए भी और इसके लिए भी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल। तो देखो ये हमको पहले से पता है कि ये तो होगा ही होगा, तो पता लगा वो होगा। किस टाइप का क्वेश्चन लग रहा है आपको ये? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट पहले घटित हो चुका है, अब दूसरा इवेंट घटित करवाना है। ठीक है, दूसरा फाइनल दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल्स इफ इट इज नोन दैट द एल्डर चाइल्ड इज, तो दोनों ही केसेस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो है वो कपल के दो चिल्ड्रन होने का है ना। हियर इट इज गिवन दैट हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट लिख देते हैं, सैंपल स्पेस बना देते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमको सैंपल स्पेस चाहिए ही होता है हमेशा, तभी तो फिर इवेंट्स बनेंगे, तभी तो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है ना, तो पिक करो कि सैंपल स्पेस तो बनाना पड़ेगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन फॉर ए कपल हैविंग 2 चिल्ड्रन, फॉर ए कपल हैविंग 2 चिल्ड्रन, हैविंग 2 चिल्ड्रन। तो अगर दो चिल्ड्रन हैं तो या तो मेल या फीमेल या बॉय और गर्ल कर देते हैं, या तो बॉय और गर्ल। सो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा मुझे बताओ? सो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो सैंपल स्पेस क्या होगा, दो बच्चे हैं तो या तो पहला वाला बॉय दूसरा वाला भी बॉय, या फिर पहला वाला बॉय दूसरा गर्ल, या फिर पहला वाला गर्ल दूसरा वाला बॉय, या फिर दोनों गर्ल। राइट, यही सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, अब इसमें मान लेंगे जो पहले लिखा है वो एल्डर है और जो बाद में लिखा है वो यंगर है, बड़ा छोटा, ऐसे ही मान लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कह रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन, तो जो पूछता है वो तो ई, जो दे रखा होता है वो एफ। तो पूछ रहा है बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो ई और इवेंट्स ई और एफ मानने पड़ेंगे अपने को। लेट द इवेंट्स ई एंड एफ बी, ई एंड एफ बी दैट। तो ई मान लेता हूं जो पूछा है, और एफ मान लेता हूं जो दे रखा है। क्या दे रखा है, क्या पूछा है? बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो ई ले लेता हूं बोथ चिल्ड्रन आर मेल एज इट इज। बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स लिखा है उसने। बोथ चिल्ड्रन आर मेल्स एंड क्या दे रखा है? एटलीस्ट वन चिल्ड्रन, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, ये दे रखा है। ओके, चलो तो जैसे ही हमको ई और एफ पता चले, अगली फुर्सत में अपने को ई और एफ का इवेंट स्पेस लिखना है। ई का इवेंट स्पेस, एफ का इवेंट स्पेस और ई इंटरसेक्शन एफ का इवेंट स्पेस, तीन चीजें लिखनी है। तो दोनों चिल्ड्रन मेल चाहिए, तो कौन सा केस बनेगा इसमें से, चारों में से? इवेंट स्पेस बना, उसमें दोनों चिल्ड्रन मेल चाहिए, यानी कि बी बी। कम से कम एक चाइल्ड मेल हो, तो इसमें कम से कम एक चाइल्ड मेल है, इसमें कम से कम एक चाइल्ड मेल है, इसमें ये वाला चौथा केस हटा दूं मैं जिसमें दोनों फीमेल है। तो इसमें हो जाएगा बी 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 जी जी बी। अब दोनों का करना है इंटरसेक्शन, दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है? बी बी। फाइन, चलो अब निकालें। जैसे ही ये निकल गया तो अगला काम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस एफ के निकालो और किसके निकालो? ई इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एफ हो गए 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इंटरसेक्शन एफ हो गए भाई क्या? 1। डन। चलो निकाल लें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ नाउ। प्रोबेबिलिटी ऑफ, नाउ पहले तो क्वेश्चन में से लिखना, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल इफ इट इज नॉन दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल। पूरा लाइन छाप दिया आपने, छाप दी। इज गिवन बाय, जो भी आपने लाइन छापी, इज गिवन बाय दैट। प्रोबेबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? उस प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और जैसे आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिखा था तो उससे आगे लिख देना सो एन ऑफ सैंपल स्पेस हो जाता है हमारा 4। ठीक है, तो अब हमारे पास नंबर है तो उसको प्रोबेबिलिटी को नंबर वाले फॉर्मूला में तोड़ दें।
number of elements in intersection F divided by number of elements in S divided by number of elements in F divided by number of elements in sample space. प्रोसेस तो यही है। तो इंटरसेक्शन F के कितने एलिमेंट्स हैं? 1, टोटल है 4, और इसके 3/4, 4 से 4 कट के आंसर इज 1/3, पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि बोथ चिल्ड्रन फीमेल होने चाहिए और दे कुछ और रहा है, तो इसी में मैं फेरबदल कर रहा हूँ, है ना, इसी में फेरबदल कर रहा हूँ, दोबारा कर लेना, है ना। तो सेकंड इवेंट्स, सेकंड क्वेश्चन में मैं ये इस डेफिनेशन चेंज करूंगा पहले। तो अब आपको क्या चाहिए कि दोनों के दोनों फीमेल होने चाहिए, तो मेल्स की जगह फीमेल्स, और दे क्या रखा है कि एल्डर चाइल्ड इज ए फीमेल, एटलीस्ट वाला केस कोई नहीं है, एल्डर चाइल्ड, उसमें तो बोथ चाइल्ड, बोथ ही चिल्ड्रन का केस था, इसमें बोथ चिल्ड्रन, तो ई में तो केवल मेल का फीमेल किया है उसने, और दे क्या रखा है, एल्डर चाइल्ड इज, ठीक है। तो उस हिसाब से ईएनएफ सोचना पड़ेगा, उस हिसाब से ईएनएफ सोचना पड़ेगा, यहाँ बताओ, ई और एफ। तो दोनों फीमेल चाहिए तो जी जी, ठीक है। और एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, बड़ी वाली, बड़ा वाला जो बच्चा है वो फीमेल होना चाहिए, बड़ा वाला जिसका क्रम पहले आता है वो बड़ा वाला माना है अपन ने। तो बड़ा वाला बच्चा फीमेल चाहिए, तो इसमें फीमेल है, इसमें फीमेल है, बड़ा वाला बच्चा, तो क्या हो जाएगा, जी बी, जी जी, डन। इंटरसेक्शन एफ चाहिए, फिर क्या हो जाएगा, जी जी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए फिर दोनों के, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन F2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E इंटरसेक्शन F1, ठीक है। सो अब फिर लिखेंगे वो का वही केस। सो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल इफ इट इज नॉन दैट द एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, ये पूरी लाइन लिख के, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन F, सेम फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ F। फिर वही नंबर में ब्रेक करेंगे फॉर्मूला को, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बाय प्रोबेबिलिटी से डिफाइन करेंगे हम हमेशा, नंबर बाय नंबर से डिफाइन नहीं करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई, फिर ये प्रोबेबिलिटी इसकी हो गई। पुट द वैल्यूज, 1/4 और इधर 2/4, 4 से 4 कैंसिल आउट कर, मैच करो दोनों आंसर। तो इजी सरल सा क्वेश्चन था, बस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आपको इसने रिवीजन करवा दिया एक तरीके से। कर दें डिलीट। अगर कॉमन सेंस से सोचो, पहला क्वेश्चन में देखें, तो हमको पता है एक बच्चा तो मेल है, एक तो लड़का है, कम से कम एक लड़का है, तो श्रिंक होके ये सैंपल स्पेस इतना ही रह गया, एक लड़का है तो ये इसका तो चांस ही नहीं है। अब इनमें से दोनों हैं, दोनों नहीं, दोनों ही लड़के हैं, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, तो इनमें से एक ही केस है जिसमें दोनों लड़के हैं, तो 1/3, ठीक है। सेकंड केस में आओ, सेकंड केस में हमको पता क्या है, पता हमको ये है कि एल्डर चाइल्ड इज फीमेल, पहले वाले बच्चा फीमेल है, पहले लड़की हो चुकी है ऐसा पता है। अब पहले लड़की हो चुकी है तो भूल जाओ फिर पहले क्या हो, जब वही कह रहा है, अब केवल बाद वाले के लिए सोचना है। तो बाद वाले के, अब बोथ चिल्ड्रन फीमेल चाहिए ना, बाद वाली भी लड़की चाहिए, तो बाद वाली लड़की होने के आधा ही तो चांस होगा, क्योंकि अब सोचना ही सेकंड बच्चे के लिए। फर्स्ट बच्चा तो फीमेल हो चुका है, तो सेकंड बच्चे का मेल या फीमेल दोनों होने के हाफ हाफ चांसेस है, तो आंसर इज हाफ, ठीक है। चले नेक्स्ट, चलो जी। सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो अभी तक दोनों क्वेश्चन फ्रॉम कंडीशनल में, फर्स्ट एक्सरसाइज। Suppose that 5% of men and 0.25% of women have gray hair. मान लो कि संसार में जितने भी लोग हैं उनमें से जो मेन है, आदमी हैं, उनके 5% जो लोग हैं उनको ग्रे हेयर है। ग्रे हेयर होता है सफेद बाल, ठीक है। ग्रे हेयर का मतलब एक्चुअली ग्रे बाल नहीं होता, ठीक है ना, ग्रे बाल तो किसके होते हैं, ग्रे बाल तो किसी के नहीं होते, होते भी हैं तो यहाँ पे ग्रे हेयर का मीनिंग है सफेद बाल। तो किस किस कितने परसेंट आदमियों के सफेद बाल है, 5%, और कितने परसेंट औरतों के सफेद बाल है, 0.25%, ऐसा हम सपोज कर लिया हमने, ठीक है। अब एक ग्रे हेयर्ड पर्सन ने सेलेक्ट, एक पर्सन सेलेक्ट किया और पता है हमको ऑलरेडी कि वो ग्रे हेयर्ड है, यानी ग्रे हेयर होने वाला इवेंट तो घटित हो चुका है। तो क्या संभावना है कि वो जो ग्रे हेयर्ड पर्सन है वो मेल है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है भाई। मैन आना, सॉरी, मैन या विमेन सेलेक्ट होना, जो मैंने पर्सन सेलेक्ट किया है
वो मेल सेलेक्ट हो या फीमेल सेलेक्ट हो, ये तो हो गए मेरे हाइपोथेसिस। अब होने के बाद रिजल्ट क्या है कि वो मेल होने के बाद भी ग्रे हेयर हो सकता है और वो फीमेल होने के बाद भी ग्रे हेयर हो सकता है। अब ग्रे हेयर वाला इवेंट तो घटित हो गया, रिजल्ट आ गया, तो अब क्या संभावना है, पीछे आ जाओ, प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, समझ गए? ठीक है। ओके। अच्छा जी सर, हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? आगे इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड, तो आप प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन ना दे तब तो फिर है ना, ये इन्फॉर्मेशन इनसफिशिएंट है, क्योंकि फिर हाइपोथेसिस की प्रोबेबिलिटी पता कैसे लगाएं? क्योंकि बच्चा थोड़ा ना पैदा हो रहा है कि बॉय और गर्ल की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी। अगर बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं कि बॉय होना है, गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ होगी। यहाँ पे तो ऑलरेडी कहीं से अपने को एक पर्सन सेलेक्ट करना है, तो उसमें जो वो मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल सेलेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हम तब तक नहीं बता सकते जब तक ये नहीं पता हो कि उसमें कितने मेल है और उसमें कितने फीमेल। तो ये इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। तो क्लियर कट, इट इज एन क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 13.3। तो अब कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले तो हम लिख देते हैं, हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट is given of selecting a person of selecting a person such that assuming that assuming that there are equal number of males and females, ये assume कर लिया हमने, assuming that there are equal number of males and females। ठीक है, ये तो सबसे पहले। ओके, तो अब अपन इवेंट्स मानना स्टार्ट करते हैं। सो एंड लेट द इवेंट्स, तो कैसे मानते हैं? E1 E2 और A, ऐसे ही मानेंगे। एंड लेट द इवेंट्स E1 कॉमा E2 एंड A बी दैट। तो E1 और E2 तो हाइपोथेसिस है। E1 मान लेते हैं द सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, सन इज मेल। E2 मान लेते हैं द सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल, ठीक है। और ए इवेंट मान लेते हैं द सेलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे, ठीक है, हैज ग्रे हेयर। डन। ओके। चलो E1 मान लिया, E2 मान लिया, ए मान लिया। यहां से क्लियर कट है कि E1 और E2 की प्रोबेबिलिटी तो हाफ हाफ है, और ग्रे हेयर होने की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है ना, कि मेन में से ग्रे होने की प्रोबेबिलिटी ये है, वीमेन में से। सो निकाल लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 तो हो जाएगी और E2 हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू हाफ। और ग्रे हेयर की प्रोबेबिलिटी है ना, यानी रिजल्ट आने की प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं हम। अब अगर जो मैंने पर्सन सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी E1 से है, मतलब सेलेक्टेड पर्सन तो मेल हो चुका है, उसके बाद ग्रे हेयर आने की प्रोबेबिलिटी है ना। और अगर सेलेक्टेड पर्सन E2 है, उसके बाद ग्रे हेयर आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। तो 5% मैन, 0.25% दे तो रखा है कि मैन सेलेक्ट करोगे तो 5% आपको ग्रे हेयर मिलेगा, ये 5% है, दैट मीन्स 5/100, 5/100 एंड 1/20, या 5/100 का 5/100 भी छोड़ सकते हैं ताकि 100 से 100 काट दें, ठीक है। और अगर आपने सेलेक्टेड पर्सन फीमेल रखा है तो उसमें से ग्रे हेयर की प्रोबेबिलिटी है 0.25%, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.25/। डन। इसका हमने वैसे बेस थ्योरम है तो हमने वो डायग्राम बनाना चाहिए, बनाया नहीं। कैसे बनाऊंगा? ये E1, ये तो पर्सन सेलेक्टेड, तो जैसे पर्सन सेलेक्ट होगा तो या तो वो मेल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ, या फिर वो फीमेल होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ। ओके, डन। ये तो लिख दिया मैंने मेल और ये लिख दिया मैंने फीमेल। ओके, तो मेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ, फीमेल की भी। अब अगर मेल होकर अगर रिजल्ट आ जाए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, या फिर फीमेल होकर आ जाए तो यानी A on E2, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना, 5%, क्वेश्चन में गिवन है, और 0.25%। तो यहां से अब
आपको ग्रे हेयर को लाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहां से क्या आएगा, दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस का सम आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं फाइनल स्टेटमेंट जो लिखते हैं हम इसमें, ये तो कोई गिवन इन्फॉर्मेशन। नाउ क्वेश्चन में से उतार दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज ए मेल गिवन दैट, ऑलरेडी पता है कि ही हैज ए ग्रे हेयर, ये रिजल्ट तो आ चुका है, और गिवन दैट द सेलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर, ये हमको पता चल चुका है। इस गिवन बाय, ये पूरी लाइन लिख दूंगा मैं, इस गिवन बाय, इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, इस प्रोबेबिलिटी को हम क्या कहेंगे, ग्रे हेयर वाला काम तो हो चुका है ना, ए तो हो चुका है, और उसमें से मुझे क्या चाहिए, वो मेल होना चाहिए, तो इवन ऑन ए, इवन ऑन ए। ठीक है, लगा दे फॉर्मूला, क्या होता है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन डिवाइडेड बाय एक केस तो ये का यही, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन ई टू। ठीक है, सो इसको पुट द वैल्यूज, तो ई वन की हाफ, ए ऑन ई वन की 5/100, ये का ये केस एक बार तो रिपीट हो जाएगा, 1/2 इंटू 5/100, और प्लस दूसरा क्या है, ई टू की भी हाफ और 0.25% यानी कि 0.25/100। ठीक है, तो 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100 कैंसिल आउट, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, 2 इंटू 100, तो इट इज लाइक 1 इंटू 5 5, ऊपर में, नीचे 5 प्लस 0.25 इंटू 1 0.25, यानी कि 5/5/5.25, जिसको काटेंगे तो ये 100 ऊपर आ जाएगा, 500/525 हो जाएगा, 500/525 को आप किससे काटेंगे, 25 से काट दो, तो 25 से 500 कितनी बार कटेगा, 20 टाइम्स, और नीचे 21 टाइम्स, 20/21 चेक करो, फाइनल आंसर। नहीं आ रहा, 20/21। तो बताओ पिक हो पाया था कि अभी बेस थ्योरम है, वो पिक करना इज द इम्पोर्टेंट थिंग, वो पिक नहीं होगा तो फिर समझ नहीं आएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप दोनों अपने आप पिक करोगे, ठीक है, दैट फ्रॉम विच एक्सरसाइज द क्वेश्चन बिलोंग्स टू। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। So let's delete it and come to question number 4. Suppose that 90% of people are right-handed. What's the probability that at most 6 of a random sample of 10 people are right-handed? बोलो कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखो 6 बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल, तो अभी अभी हाल ही में तो किया है। जब एक बार से ज्यादा हम रिपीट करते हैं तो ट्रायल होता है। अब जब जनरली 2 ट्रायल या मैक्सिमम 3 ट्रायल तो हम बिना बर्नौली ट्रायल के सॉल्व कर लेंगे, 6 ट्रायल्स को अपन बिना बर्नौली ट्रायल्स के सॉल्व नहीं कर सकते। सो क्लियर कट ए केस ऑफ बर्नौली ट्रायल्स। एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, ये चेक करो ना। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। तो देखो खुद ने कहा है कि 90% ऑफ पीपुल आर राइट हैंडेड है, और उसमें से मैं सेलेक्ट करना शुरू करूं, तो 10 पीपुल अगर मैंने सेलेक्ट किए तो ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 6 उसमें से रैंडम, 6 नहीं पिक कर रहे हो, 10 पिक कर रहे हो, सॉरी, है ना, तो एन की वैल्यू 10 है। बहुत सारे लोगों में से 10 पीपुल पिक कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग ऐसे होने चाहिए जो राइट हैंडेड होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। तो पहले तो मैं क्या कहूंगा, हेयर अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, एक्सपेरिमेंट इज गिवन, ठीक है, ऑफ ऑफ सेलेक्टिंग सेलेक्टिंग ए पर्सन, सेलेक्टिंग ए पर्सन फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ठीक है ना, इन विच, फ्रॉम द पीपल इन विच 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, इन विच 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। तो जैसे ही मैंने ये बात लिखी, तो मैं इवेंट्स मान लूंगा, क्या, पी और क्यू, सक्सेस एंड फेलियर, और फिर
बस फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 6 आ जाएगी, एटमोस्ट 6 आ जाएगी, ठीक है ना। 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, सो लेट द इवेंट्स एस एंड फेलियर यानी कि एफ बी, लेट द इवेंट्स एस एंड एफ बी दैट, तो सक्सेस मान लेता हूं मैं कि सेलेक्टेड पर्सन इज राइट हैंडेड पर्सन, द सेलेक्टेड पर्सन इज राइट हैंडेड, और फेलियर जस्ट उसका क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि डाइकोटोमस इवेंट, डाइकोटोमस ट्रायल करने हैं आपको, एक्सपेरिमेंट्स करने, फेलियर हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, द सेलेक्टेड पर्सन इज नॉट राइट हैंडेड। डन। तो यहां से सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी P, और फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी Q। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी P क्या हो जाएगी, जब 90% राइट हैंडेड है उसमें से एक आदमी सेलेक्ट करोगे और राइट हैंडेड ही निकले, क्या संभावना है, 90%। तो 90% का लिख सकता हूँ मैं 9/10, और 10% में से सेलेक्ट हो यानी राइट हैंडेड नहीं सेलेक्ट हो तो 1/10। डन। इंफॉर्मेशन से अपने P और Q निकाल दिया आपने। अब लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स, वही लेट द रैंडम वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक्स बी डिफाइंड एज, तो एक्स को हम हमेशा बर्नौली ट्रायल में क्या मानते हैं, नंबर ऑफ सक्सेसेस, फिक्स है तो एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ सक्सेसेस, हमेशा ये मानेंगे, ठीक है। नाउ नाउ ये तो हो गई हमारी पूरी गेम वन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ तो क्वेश्चन में से लिख दूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल। अच्छा, इसमें जब मैं 10 लोग सेलेक्ट कर रहा हूँ तो लिख देता हूँ, नाउ इट इज गिवन टू सेलेक्ट 10 people, it is given to select 10 people। तो 10 people सेलेक्ट कर रहा हूं तो n की वैल्यू 10, सो n इक्वल टू 10। डन। अब मैं क्या लिखूंगा, नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट सिक्स, बस यहां से यहां लिख दो, प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट सिक्स, ये हटा दो, एटमोस्ट 6 आर राइट हैंडेड, ठीक है ना, कम से ज्यादा से ज्यादा 6 लोग राइट हैंडेड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, बोलो कैसे कहेंगे हम इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 6, 6 से ज्यादा राइट हैंडेड नहीं होने चाहिए, यानी मैक्सिमम क्या होने चाहिए, 6, ठीक है। 6 से ज्यादा राइट हैंडेड नहीं होनी चाहिए, एटमोस्ट 6, तो 6 भी हो सकते हैं बस 6 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अब जब आपकी एन की वैल्यू 10 है तो एक्स की वैल्यू 0 to 10 यानी 11 केसेस बनेंगे। 11 केसेस में इसको कौन से केसेस चाहिए, 6 या 6 से कम, तो कितने हो गए, 0 1 2 3 4 5 6, 7 केसेस हो गए 11 में से, और बचते 4 ही हैं, तो उल्टा केस माने तो ज्यादा बढ़िया है ना, इधर 7 निकालने इधर 4 निकालने, आधे आधे का फर्क है लगभग। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 6, जस्ट इसका उल्टा, 6 या 6 से छोटा का उल्टा होगा 6 से बड़ा। अब 6 से बड़ा वाले केसेस काउंट माइनस कर दो, 6 से बड़े वाले केसेस कौन से होंगे, 7 वाला केस प्लस 8 वाला केस प्लस 9 वाला केस और प्लस ये 4 केसेस माइनस कर लो, ओके। एंड मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर तो NC0 उस टाइप में ही होना चाहिए, क्योंकि दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये न्यूमेरिकली पूरा सॉल्व नहीं होने वाला है, ठीक है। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 7 की प्रोबेबिलिटी, अभी लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, कि याद होना चाहिए, अभी अभी किया था अपन ने, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू ये लिख देना, वी नो दैट फॉर्मूला लिख देना, NCx Q की पावर n माइनस एक्स और P की पावर x, ये अभी अभी किया है हाल ही में अपन ने, कल परसों ही। सो 1 माइनस, आ जाओ, तो सब माइनस होंगे, बाहर माइनस है नहीं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सब माइनस होंगे ना। तो NCx यानी 10C7, उसके बाद Q क्या था, Q क्या था 1/10, और P क्या था 9/10, तो 1/10 की पावर तो हो जाएगी 3, और 9/10 की पावर हो जाएगी 7, ठीक है, माइनस, आ जाओ 10C8, तो 1/10 की पावर क्या हो जाएगी आपकी बार 2, और सक्सेस की पावर क्या हो जाएगी आपकी 8, फिर अगेन माइनस, अब 10C9, अब 1/10 की पावर क्या हो जाएगी 1, और फेलियर की और सक्सेस की 9, एक लास्ट केस माइनस 10C10, इसमें 0 और 9/10 की पूरी 10, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर दो इसको, देखो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं,
देखो 10 की तो पूरी 10 पावर सब में बन रही है, 10 की 10 पावर तो सभी में बन रही है, तो कैसे जित थोड़ा बहुत सोल्व कर दो, 1 - 10c7, तो ये क्या हो जाएगा, 9 की पावर 7 है ऊपर, और 10 की पावर पूरी 10 सब में ही बनेगी। ओके, -10c8, इसमें क्या हो जाएगा, 9 की पावर 8 है ऊपर में, यस, और 10 की पावर तो 10, 10 इधर तो 8 इधर से और 2 इधर से, 10 पावर पूरी बनी जाएगी। -10c9, इसमें 9 की पावर 9 है ऊपर में, और नीचे वही 10 की पावर 10, और माइनस एक क्लास के 10c10, वैसे तो 1 होता है, लेकिन सब अपने सबका लिखा है, आपने 10c7 भी लिखा है, तो फिर उसको क्यों छोड़ना, उसको भी लिख दो 10c10, और इसमें तो पूरी 9/9 की पावर भी 10 है और 10 की पावर भी 10। मैच करो इस फॉर्मेट में, क्या आंसर सॉल्व किया है पूरा। ओके, समेशन नोटेशन में होगा। देखो अब इस सारी चीज को इसने समेशन नोटेशन में कैसे पैक किया, लेट्स से, तो समेशन नोटेशन में पैक किया तो फिर ऊपर से ही चेक करो, जब बहुत सारे केसेस हो जाते हैं तो समेशन नोटेशन में कैसे पैक करेंगे। पहली बात तो ब्रैकेट मत हटाओ फिर, क्योंकि समेशन में सम करना है, डिफरेंस थोड़ा ना करना है, प्लस प्लस प्लस, और ब्रैकेट लगा दो। अब देखो 1 - क्या बदल रहा है, वो चीज चेक करो क्या बदल रहा है। तो यहाँ बदल रहा है 7, 8, 9, 10, ये चार चीजें बदल रही हैं, और 7, 8, 9, 10 कहाँ दिखाई दे रहा है, आगे। आगे ये 7 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे ये 8 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे ये 9 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आगे ये 10 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जो बदल रहा है उसको आर ले लेते हैं अपन। बोलो जो बदल रहा है उसको क्या ले लेते हैं, आर। तो क्या लिख दूंगा, समेशन 10 c r। 10 तो फिक्स है ना, सब में 10 10 10 10, तो वो तो फिक्स है। आगे क्या है, 1/, नहीं क्यों क्यों, जो वैल्यू है वो डालना है। 1/10 की पावर क्या आ रही है, 3 कहाँ से आई, 10 - 7, तो है ना 10 - r, 10 - r। और आगे 9/10 की पावर कहाँ से आई, एग्जैक्टली आर, एग्जैक्टली आर। और यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 7 से लेके 10, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं लिखते हैं तो फिर 1 to n हो जाती है वो, है ना, तो 1 to n थोड़ा ना लिखना है। तो अगर स्पेशली मेंशन है तो स्पेशली मेंशन लिखना पड़ेगा, आर की वैल्यू 7 से लेके 10 तक वेरी करेगी, इस फॉर्मेट में आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर हम इस फॉर्मेट में नीचे छोड़ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चले फिफ्थ क्वेश्चन, पिक करना पड़ते ही। An urn contains 25 balls, out of which 10 balls bear a mark X. Important equation। ठीक है ना, 25 बॉल्स हैं जिसमें से 10 तो X वाली बॉल्स हैं, और रिमेनिंग 15 जो है Y वाली बॉल्स। ओके, अब ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द, इस झोले में से एक बॉल निकाली गई, टोटल बॉल्स कितनी है 25, जिसमें से X कितनी है 10, और 15 कितनी है Y। अब एक बॉल निकाल रहे हैं हम, उसका मार्क नोट डाउन कर रहे हैं, और उसको रिप्लेस कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं मतलब वापस डाल देते हैं, वापस डाल देना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। ऐसे करते करते 6 बॉल्स निकालेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते 6 बॉल्स निकालेंगे, साफ साफ पता चला है 6 बॉल्स निकालना मतलब बर्नौली ट्रायल्स। 6 बॉल्स निकालना मतलब बर्नौली ट्रायल्स, एक बॉल थोड़ा निकाल रहे हैं, एक बॉल निकालने का तो तरीका बता दिया भाई, मार्क नोट करके वापस डालना है, ये तो तरीका हो गया। लेकिन ऐसे इन दिस वे हाउ मेनी टाइम्स दिस एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, 6 टाइम्स, तो बर्नौली ट्रायल्स हो गया, हर बार इंडिपेंडेंट इवेंट मिलेगा। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बियर एक्स मार्क्स, संभावना बताओ कि सारी की सारी एक्स हो। नॉट मोर देन 2 विल बियर, ज्यादा से ज्यादा दो, दो से ज्यादा वाई मार्क नहीं होनी चाहिए, कम से कम एक बॉल वाई मार्क होनी चाहिए, एक्स मार्क और वाई मार्क की बॉल्स इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, हाँ बताओ। इंडिपेंडेंट नहीं होता तो 6 बॉल्स नहीं निकलवाता, फिर ये 2 या 3 ही निकलवाता, क्योंकि फिर तो सैंपल स्पेस ड्रॉ होगा, एक्स पहला एक्स हो सकता है, दूसरा भी एक्स हो सकता है, पहला एक्स दूसरा वाई। अभी 6 बॉल्स का तो रैंडम सैंपल स्पेस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसलिए बर्नौली ट्रायल का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही सेट करके देगा कि बर्नौली ट्रायल लग रहा होगा तो ही ज्यादा बार रिपीट करवाएगा, बर्नौली ट्रायल के वो चार जो सिचुएशंस थी, इंडिपेंडेंट नहीं होना और ये, अगर ये नहीं लग रहा है तो 6 बॉल्स नहीं डिराइव करा सकता, 2 3 मैक्सिमम 4, क्योंकि एक्स या वाई दो डाइकोटोमस तो है ही सही। तो सिक्का सिक्का उछालने में डाइकोटोमस होता है, हेड या टेल, तो उसमें मैक्सिमम 4 बार सिक्का उछालने की क्वेश्चन है, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आउटकम्स तक, तो इसमें भी 4 बॉल्स तो निकलवा सकता है। लेकिन अभी क्या होगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 यानी 64 आउटकम्स है, तो वो तो नहीं निकल आएगा। ठीक है, इवन 32। हाँ, तो फिर अगर 2 या 3 बार निकालते तो अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट बना लेते हैं भाई, एक सिक्के को एक बार उछालना हेड या टेल,
एक बॉल निकालना एक्स या वाई। अब एक्स और वाई को आपको 3 बार करना है, तो वही एक्स एक्स एक्स। फिर उसके बाद एक एक एक्स, दो वाई, वाई एक्स एक्स, एक्स को शिफ्ट करो, फिर एक्स वाई को शिफ्ट करो, तीनों लास्ट में वाई वाई वाई। ठीक है, समझ गए? क्लियर है? ओके। चलो, तो पहले तो हम इसको इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया हो, देखो जब तक अपन बर्नौली ट्रायल जब भी कर रहे थे तो अपन ने सक्सेस मान लिया वो फिक्स हो गया, फेलियर मान लिया फिक्स हो गया। अब पहले क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं एक्स बॉल निकलना सक्सेस मान लूं, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के हिसाब से फिर वाई निकलवा रहा है, फिर वाई निकलवा रहा है, तो इसको सोचना पड़ेगा ये क्या करें, हम इस चीज का क्या करें, बार बार सक्सेस फेलियर चेंज करें क्या? सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से फिर वाई को सक्सेस माने क्या, फिर थर्ड के हिसाब से वाई को, और फोर्थ में तो इक्वल चाहिए, तो फिर एक्स को सक्सेस माने या वाई को सक्सेस माने? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है, तो देखें इसको कैसे डील करेंगे हम। चलो जी, तो सबसे पहले तो मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट मार्क तो कर ही दिया आपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन। चलो पिछले क्वेश्चन की तरह आप रिपीट कर देना ना सारे स्टेप्स, अभी मैं डायरेक्ट करवा दूं, क्योंकि पिछला भी बर्नौली ट्रायल था। वही पहले पी मानना है, क्यू मानना है, एक्स रैंडम वेरिएबल मानना है, और सब कुछ इस गिवन वो सब रिपीट कर देना। मुझे बताओ टोटल बॉल्स कितनी है? टोटल बॉल से 25। इस 25 में एक्स वाली कितनी है और वाई वाली कितनी है? एक्स वाली है और वाई वाली कितनी है? 10। ये 10 और ये 15। 10 + 15 बराबर 25। डन। ओके। अब पहले क्वेश्चन में एक्स मार्क चाहिए, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से सक्सेस को एक्स मानना पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सक्सेस हो गई हमारी कि बॉल मार्क्ड विथ एक्स इज ड्रॉन आउट। ठीक है, ऑल विल बियर एक्स मार्क्स, द ड्रॉन बॉल, द ड्रॉन बॉल बियर्स एक्स मार्क, एक्स मार्क, ये तो हो गया सक्सेस। और फेलियर हो जाएगा द ड्रॉन बॉल, या तो लिख लो डज नॉट बियर एक्स मार्क, या फिर एक्स नहीं है तो फिर दूसरा मार्क कौन सा है? वाई। तो सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं द ड्रॉन बॉल बियर्स वाई मार्क, एक ही बात है। क्योंकि डाइकोटोमस से ये नहीं होगा तो वो तो होगा ही होगा, तो वो एक्स नहीं होगा तो क्या होगा, उसके क्वेश्चन में जिक्र है तो लिख देते हैं वाई मार्क। क्या क्या बियर मतलब उस पे रखा हुआ होना, उस पे कैरी करना, उस बॉल ने कौन सा बॉल बियर कर रखा है। बियर कर रखा है मतलब उस पे कौन सा बॉल लगा हुआ है, उस पे कौन सा मार्क लगा हुआ है, सॉरी। ठीक है ना? ओके। तो ड्रॉन बॉल बियर्स एक्स, एक्स मार्क है ना, एक्स मार्क, और द ड्रॉन बॉल बियर्स 5। ठीक है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर निकाल लूं मैं। सो पी हो जाएगा मेरा कि मैंने जो सेलेक्टेड, अब जब अपन पी और क्यू निकालते हैं तो अपन एक बार बॉल के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है ना? तो टोटल 25 बॉल्स में से मैंने एक बॉल निकाली और वो सक्सेस हो गई, यानी कि एक्स मार्क वाली निकली। क्या संभावना होगी? 10/25। और क्यू हो जाएगा मेरा, बोलो क्या? और 10/25 को सॉल्व भी कर लो, 5 से काट दो तो 2/5। तो क्यू 1 में से माइनस करके भी कर सकते हैं, और नहीं तो 15/25 करेंगे तो भी 3/5। डन। तो ये तो हो गया मेरा पी एंड क्यू। अब चलते हैं, दिस इज पी, दिस इज, और दोनों का संबंध भी आ रहा है। अब हमको देखो यहाँ पे एक्स मार्क भी है और रैंडम वेरिएबल भी एक्स है, तो थोड़ा संभल के चलना है। अब अपने को एक्स एक रैंडम वेरिएबल मानना है जिसमें नंबर ऑफ सक्सेसेस होती है। ओके ना? तो अब अपने को बॉल्स की कितनी निकालनी है? 6। तो 6 बॉल्स निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या हो गई? 6। एन की वैल्यू क्या हो गई? डन। अब पहला क्वेश्चन है कि ऑल विल बियर 6 मार्क, यानी 6 में से 6 की बॉल्स ही एक्स मार्क होंगी। तो एक्स मार्क आना सक्सेस है, तो इन 6 में से 6 सक्सेस चाहिए। तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिखूंगा? द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल विल बियर एक्स मार्क इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 6। समझ गए भाई? एक्स सब पे ही एक्स मार्क हो तो एक्स मार्क आना सक्सेस होता था, और सब पे ही यानी 6 में से 6 के 6 सक्सेस चाहिए, तो x = 6। इसको मैं कैसे बर्नौली ट्रायल्स में ब्रेक करूंगा? 6 तो निकाल रहे हैं, 6 की 6 सक्सेस है। ठीक है, और सबसे पहले क्यू, क्यू की पावर 3/5 तो हो जाएगी, यानी फेलियर तो 0, और सारी की सारी सक्सेस, सारी सारी सक्सेस। डन। सो ये हो जाता है 6 तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 2^6/5^6 सॉल्व कर सकते हैं। 2^6 होती है बेटा 64। एंड डू यू नो व्हाट इज 5^6? नहीं पता? 3125 शायद,
नहीं, 5 की पावर 5 होती है 3125, तो 3125 को 5 से और मल्टीप्लाई करेंगे, करना बस ऐसी फॉर्म में है। ठीक है, तो 2/5 की पावर होल टू द पावर 6। ठीक है, पहला क्वेश्चन इज क्लियर। बोलो, कोई डाउट? हम्म। किस चीज को? कहाँ? ये जीरो है ना, 6 - 6 ही तो करते हो। अच्छा, वहां पे 6 नहीं, 6 तो यहाँ है ना, इन दोनों का सम 6 होगा ना, ये 6 होगा तो फिर 12 हो जाएगा, फिर तो यहाँ 12 चाहिए। ठीक है, क्लियर है अभी, वो जीरो है। चले नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज, अब अपने को चाहिए नॉट मोर देन 2 विल बियर मार्क, वाई मार्क, 2 से ज्यादा पे वाई मार्क नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से बात करें, उसके हिसाब से बात करें, नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन है कि नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क, तो प्रोबेबिलिटी दैट नॉट मोर देन 2 विल बियर वाई मार्क इज गिवन बाय, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक बार वाई के हिसाब से सोचो। तो वाई के जो केसेस हैं, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी ज्यादा 2 होने चाहिए, तो वाई इज लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन इस अगर मैं इधर वाई लिख रहा हूं, तो अब सक्सेस को वाई मानना पड़ेगा, उल्टा मानना पड़ेगा, यानी कि पी को क्यू और क्यू को पी मानना पड़ेगा कायदे से। तो बार बार ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप इस वाई को एक्स में कन्वर्ट कर लो, आप इस वाई को क्या कर कन्वर्ट कर लो, एक्स में। अगर दो से ज्यादा, y की वैल्यू दो या दो से ज्यादा है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, तो 6 बॉल्स है ना हमारे पास। तो x की वैल्यू फिर अगर इसको मैं x में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगी बताओ। देखो x y, x0 तो y6 है ना, 6 ही तो बॉल्स हैं। x1 तो y5, x2 तो y4, x3 तो y भी 3, x4 तो y25160। अब ये कह रहा है कि y की वैल्यू दो या दो से कम हो, दो या दो से कम हो, यानी कि ये वाले केसेस, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 456। ऐसे नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आप, अगर आप इसको वैसे के वैसे सॉल्व करना चाह रहे हो, तो फिर y=0, y=1, y=2 के केसेस गिनो, लेकिन उसमें q को p मानो और p को q मानो। हाँ, ऐड तो इसमें 456 को ऐड करो, इसमें 210 को ऐड करो, ऐड तो दोनों में ही करना है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप वाई के हिसाब से चलते हो, तो फिर आपको सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करना पड़ेगा। अब सक्सेस मानना पड़ेगा कि वाई मार्क आना चाहिए, पहले सक्सेस माना था एक्स मार्क आना चाहिए, अब सक्सेस क्या मानना पड़ेगा, वाई मार्क आना चाहिए। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन में भी वाई मार्क है, लेकिन फिर लास्ट क्वेश्चन में फिर बराबर बराबर है। तो सक्सेस फेलियर बार बार चेंज करेंगे तो दिक्कत आएगी। इससे अच्छा है सक्सेस को तो फिक्स मान लो कि एक्स मार्क आना चाहिए, और फेलियर को फिक्स मान कर लो वाई मार्क आना चाहिए। अब उसको क्या चाहिए, उसको हमारे डेफिनेशन के हिसाब से कन्वर्ट कर लो। समझ गए। तो इसको कन्वर्ट किया हमने, 210 कैसे कन्वर्ट हुआ, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया कि इसको मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 4। समझ गए भाई, x जब जब 4 या 4 से ज्यादा होगा, y तब तब 2 या 2 से छोटा होगा, होगा। अब इसको खोल लो, इसका मतलब हो गया x=4 प्लस x=5 प्लस x=6। क्लियर? ठीक है, समझ आया। अब x=4 5 6 वो अलग अलग खोलना ही पड़ेगा। तो 4 यानी कि 6 C 4, Q और P अभी बिल्कुल सेम है ना। तो Q क्या था मेरा, अब चेंज नहीं किया मैंने, Q क्या था 3/5। सो 3/5 की तो पावर हो जाएगी क्या, 2, और बचा क्या था, 2/5 की पावर हो जाएगी क्या, 4। प्लस आ जाओ 6C 5, 3/5 की पावर हो जाएगी 1, और 2/5 की पावर हो जाएगी क्या, 5। प्लस लास्ट के 6C 6, 3/5 की पावर हो जाएगी 0, 2/5 की पावर हो जाएगी 6। करें सॉल्व, तो 6C 4 क्या होता है, 6×5 = 30, 30/2 यानी कि 15। और इधर आ जाओ, 3 का स्क्वायर 9, 2 की पावर 4 16, /5 की तो पावर 6 पूरी होने वाली, वो सॉल्व नहीं करवाएगा मोस्ट प्रोबेबली। बस ये एक 5 इधर और है, तो फिर ऐसे कर सकते हैं कि एक 5 तो इसको दे दो, 5 की पावर 5 बच गई। ठीक है, तो 5 से 3 टाइम्स कट गया, क्या आंसर आएगा बताओ, 16 9 जा होता है 144, तो 3 × 144 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो अभी एक ही केस है, तो पीछे आंसर देखो किस फॉर्मेट में,
पूरा सॉल्व किया। ओके, तो 2/5 की पावर 4 देखो सब में कॉमन आ रही है ना, आ रही है? ले लो। नहीं, अंदर ये सी को सॉल्व किया है क्या? 6c4 6c5 ये चेक करो, किया है। सो 2/5 की पावर तो हो गई इसमें से कॉमन, आ गई। अब 6c4 को तो सॉल्व किया है उसने, 15 इंटू और 3 का स्क्वायर यानी कि 9/25। ठीक है, प्लस इसमें से 6c5 आ गया 6, 3/5 की पावर 1 यानी 3/5, और 2/5 की पावर भी 4 कॉमन लिए तो एक 2/5 और प्लस इधर 66 की वैल्यू तो हो गई 1, और 3/5 की पावर 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से 4 पावर ले ली तो 2 पावर बची, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25। ये अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें 25, तो ऐड अप 2/5 की पावर 4 तो कॉमन, और ऐड कर दो, ये तो कॉमन, ऐड कर दो तो 25 इंटू 25 तो एलसीएम आ गया, तो 15 9 जा 135, प्लस 6 जा 18, 18 2 जा 36, प्लस 4 1 जा 4, डन। तो फाइनल आंसर आ गया 2/5 की पावर 4 बाहर, ऐड करो इनको जरा, 40, 40 और 135 कितना होता है? 175। ठीक है, 175/25 करेंगे तो 7 टाइम्स कट जाएगा ये, तो इंटू 7, ये 7 को पहले लिख, 2/5 की पावर 4 इंटू 7, ये 7 इंटू 2/5 की पावर 4 पहले ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ आया? हो गया सॉल्व सेकेंड पार्ट। क्या सोच रहे हो? सही है। थर्ड क्वेश्चन, एटलीस्ट वन बॉल विल बियर वाई मार्क। कम से कम एक बॉल तो वाई मार्क की होनी चाहिए। तो कम से कम एक बॉल यानी ज्यादा भी चलेगी, तो ज्यादा चलेगी तो कम से कम एक यहां से स्टार्ट करो, ज्यादा 6 तक पूरी हो सकती है। एंड अगेन मुझे इसको एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एक्स में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 5 या 5 से कम। 5 या 5 से कम को भी फिर मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 1 माइनस एक्स की वैल्यू 6। समझ आया? तो 3 स्टेप्स में होगा। तो थर्ड क्वेश्चन आ जाओ, probability that at least one ball will bear y mark. Probability that at least one ball will bear y mark को मैं लिख सकता हूं, ये नीचे लिख देता हूं, probability y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, उसको मैं लिख सकता हूं x में कन्वर्ट किया तो y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा है तो x की वैल्यू 5 या 5 से कम है। ओके, नहीं है समझ? 5 या 5 से कम है, इधर आ जाओ ना। y की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा, डिलीट हो गया क्या वो? डिलीट हो गया पहले वाला केस। ठीक है, समझ गया ना? 5 या 5 से कम, क्योंकि हमको सबको एक्स में सोचना है, वाई में सोचना ही नहीं है। अब इसको भी 5 या 5 से कम में एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5, 5 के से थोड़ा ना गिनूंगा, 6 ही तो है, तो मैं एक्स इक्वल टू 6 माइनस कर दूंगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 6, डन। आ जाओ, तो 1 माइनस, हाँ क्या? एक्स इक्वल टू 6 निकाली हुई पहले? कैसे, कब निकाली थी? अभी निकाली थी वो वो डिलीट हो गया, लेकिन चलो फटाफट से बताओ। 6c6, तो क्यू क्या था? 3/5, उसकी पावर तो 0, और 2/5 की पावर 6, 6। सो 1 माइनस ये 1 ये 1, तो 2/5 की पावर 6, दैट्स इट। यही आंसर है। लास्ट केस आ जाओ, द नंबर ऑफ बॉल्स विथ एक्स मार्क एंड वाई मार्क विल बी इक्वल। अब इक्वल है तो 6 बॉल्स में से यानी कि एक्स भी 3 है और वाई भी 3 है, तभी तो इक्वल हो सकती हैं। वो सारे केसेस बना रहे थे ना अपन, 0 6 2 5, उसमें बीच वाला केस लेना है, दैट्स इट, और कोई केस नहीं लेना है, क्योंकि बराबर में तो ऊपर नीचे के केस क्यों आएंगे? एक ही केस आएगा जो दोनों बराबर हो, और उसको भी एक्स के हिसाब से सोचो। तो हम तो ये सोचेंगे कि एक्स की वैल्यू 3 है, वो निकाल लो, खत्म कहानी। वाई के हिसाब से सोचना ही क्यों? समझ गए भाई? x2 है तो y4 है, तो मैं तो x के हिसाब से सोचूंगा भाई x2 है, मैं ये क्यों सोचूंगा y4 है? क्योंकि फिर नहीं तो सक्सेस फेलियर चेंज करना पड़ेगा। समझ गए ना? क्लियर है? तो मैं इसको मैं कहूंगा इट इज गिवन बाय, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल टू 3, लेकिन y के हिसाब से सोचेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा, और y 3 है तो वैसे भी x 3 है। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी निकालो, दैट्स इट। ये हो जाएगा 6c3, क्यू क्या था? 3/5 की पावर भी 3, और 2/5 की पावर भी 3। सॉल्व किया है क्या इसके आगे? 6c3 को भी किया है, 6 इंटू 5 इंटू 4 जब करना होता है तब करता नहीं, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये तो नीचे,
3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, और 5 की पावर क्या हो गई टोटल 6। 5 की पावर भी सॉल्व करिए। तो 5 की पावर में से काम करते हैं, एक 5 तो कटेगा, तो 5 की पावर 5 अलग कर देते हैं। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व करो तो 5 से ये 5 गया, 3 2 जा 6 से ये 6 गया, बस नीचे 5 की पावर 5 तो 3125 होती है, वो याद रखनी पड़ेगी। और ऊपर आ जाओ। सो 27 × 4 8 जा 32 करो, करके बताओ। इतना टाइम लगाओगे? 27 2 जा 54, रिमाइंडर 5, 27, 27 3 जा, बताओ। 81, 81 और 5 86, डिवाइडेड बाई 3, अब मैच करो। 864 समझ आया? सो अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या था, हमको सक्सेस फेलियर बार बार चेंज करने की बजाय हमने उसके क्वेश्चन को हमारे उसकी सक्सेस को हमारी सक्सेस में कन्वर्ट करके हमने सोच लिया, क्योंकि डाइकोटोमस है। ये काम तब नहीं हो सकता जब डाइकोटोमस ना हो, क्योंकि डाइकोटोमस ने उसने कहा कि वाई की वैल्यू 3 ला, तो हमने कहा यार हम तो एक्स की वैल्यू 3 लाएंगे, तब तेरी ऑटोमेटिक तेरी वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। उसने कहा नहीं नहीं वाई की वैल्यू 2 ला, हम कहेंगे नहीं नहीं हम एक्स की वैल्यू 4 लाएंगे, तेरी ऑटोमेटिकली वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये तब पॉसिबल है जब दो ही आउटकम्स पॉसिबल, मान लो 4 5 आउटकम्स पॉसिबल है, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, फिर तो जो वो कह रहा है उसी को सक्सेस मानना पड़ेगा। फिर खैर बर्नौली ट्रायल्स भी नहीं होगा, तब डाइकोटोमस ही नहीं होगा। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? हाँ। समझानी में क्या कह रहे हो? इस फोर्थ वाले में एक्स को मान के ही तो सॉल्व किया। एक्स ले लिया, हाँ, और वाई से सॉल्व कर तो फिर चेंज करने देखो को अगर मैं वाई से सॉल्व करता तो पी और क्यू चेंज होता। मतलब पी की वैल्यू वो हो जाती और क्यू की वैल्यू ये हो जाती। तो उसके हिसाब से भी वाई इक्वल टू 3 लिखूंगा तो भी 63 होगा। ठीक है। अब अब क्या होगा? 63 है। अब दोनों की पावर वैसे ही 3 है ना, तो इसको इधर लगा दो और इसको इधर लगा दो, तो भी 3/5 की पावर 3 और 2/5 की पावर 3 होगी। क्या चेंजेस है? कुछ भी चेंजेस नहीं। समझ गए ना? क्लियर है? ठीक है, तो आंसर तो वही आता। अब चाहे से सब में चेंज करके देख लो, आंसर वही आएगा। ठीक है ना भाई? उसने कहा वाई की वैल्यू 4, आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, नहीं नहीं एक्स की वैल्यू 2, तो अब आपने एक्स की वैल्यू 2 से तो सॉल्व किया ही है। अब इसको वाई की वैल्यू 4 से सॉल्व कर दो, 6 C 4। लेकिन अब जो क्यू था वो पी है और जो पी था वो क्यू है। यहाँ पे जो क्यू था वो पी की वैल्यू डाल के उसकी पावर 2 लगाना, और आंसर वो जो एक्सप्रेशन भी वही बनेगा। एक्सप्रेशन भी वही बनेगा, पहले चलो सॉल्व मत करना, एक्सप्रेशन बना के छोड़ देना, एक्सप्रेशन भी वही बनेगा जो इधर एक्स की वैल्यू 2 से बना है। ठीक है, क्लियर है? तो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जा रहे हो? जाओ। ए इन ए हर्डल रेस ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स। ठीक है ना, 10 हर्डल तो उसको क्रॉस करनी है। हाँ हाँ ठीक है, पक्का है ना 5 बजे? मैं आके इधर वेट नहीं करना चाहिए? ठीक है। ठीक है। एक हर्डल रेस में, हर्डल समझते हो ना? रेस होती है जिसमें हर्डल्स को क्रॉस करना होता है, ऐसे कूद के से निकलना होता है फिर से, ना? तो कुछ किसी के पैर अड़ गया हर्डल के, तो हर्डल गिर गई, है ना? तो हर्डल गिरने की और हर्डल क्रॉस करने की संभावना दे रखी है। द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, क्लियर मतलब क्रॉस कर लेगा, है ना? हर एक हर्डल को क्रॉस कर लेगा, 5/6 प्रोबेबिलिटी है। तो आप संभावना बताओ कि फ्यूअर देन का मतलब होता है लेस देन, एक तरीके से। तो लेस देन 2 हर्डल्स वो गिरा है, यानी 2 से कम हर्डल गिरा है। तो 10 हर्डल में से 2 से कम हर्डल गिराएगा, यानी 0 हर्डल भी गिरा सकता है, 1 हर्डल भी गिरा सकता है। तो बर्नौली ट्रायल का कैसे ना, एन की वैल्यू तो हो गई 10। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ उसको, एन की वैल्यू हो गई हमारी 10। ठीक है। और क्लियर करना है और नॉक डाउन करना है, फिर वापस उल्टा जो पूछ रहा है और जो चीज की प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो उल्टी है। तो हम एक काम करते हैं, जो पूछ रहा है उसी को सक्सेस मानेंगे। नॉकडाउन मतलब बिट जाना, नॉकडाउन मतलब वो हर्डल क्लियर नहीं कर रहा है, और यहाँ पे दे रखी है प्रोबेबिलिटी करने की। समझ गए? उल्टा है। तो हम क्या मानेंगे? हम सक्सेस मानेंगे कि ही विल नॉक डाउन, ही विल नॉक डाउन द हर्डल, ही विल नॉक डाउन द हर्डल। तो फेलियर क्या हो जाएगा? ही विल क्लियर द हर्डल, ही विल क्लियर द हर्डल की दो ही बातें हो सकती है, तो नॉकडाउन होगा या क्लियर होगा। नाउ व्हाट? अब पी और क्यू क्या होगा? तो पी, एक्चुअली हमको क्यू दे रखा है, क्लियर करने की संभावना दे रखी है, हर एक हर्डल की संभावना भी बराबर है, देखो इंडिपेंडेंट है, संभावना बदलनी नहीं चाहिए। 10वें हर्डल में भी वही संभावना होनी चाहिए, तो ईच हर्डल दे ही रखा है। तो क्यू की वैल्यू 5/6 दे रखी है, ना कि पी की है। तो एंड हम पी निकाल लेंगे, 1 - 5/6 विच विल बी 1/6। ठीक है, डन।
ओके अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर, इस क्वेश्चन में लिख देना, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल्स इज इक्वल टू इज गिवन बाय एक्स की वैल्यू फ्यूअर देन 2 होनी चाहिए, यानी लेस देन 2 होनी चाहिए। लेस देन 2 का मतलब एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 1, ये दोनों केस जोड़ेंगे। ठीक है जोड़ दो। एन सी एन सी एक्स यानी कि 10 CR और 10 C 0, और क्यू की वैल्यू क्या है 5/6, तो 5/6 की वैल्यू तो हो जाएगी पूरी 10 और 1/6 की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस, आ जाओ 10 C 1, अब 5/6 की पावर हो जाएगी 9 और 1/6 की बची हुई जो नीचे लिखा हुआ है 1। ठीक है इसको सोल्व कर दो, 10 C 0 क्या होता है 1, और 5 की पावर 10 तो ऑब्वियसली सोल्व करेंगे नहीं, 5/6 की पावर 10 ही लिखना पड़ेगा इसको। तो आगे बढ़ते हैं, 10 C 1 होता है 10, और यहाँ पे 5 की पावर तो 9 रह जाएगी, लेकिन 6 की पावर पूरी 10 रह जाएगी, तो 6 की पावर 10 रह जाएगी यहाँ पे, है ना। तो उसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5/6 की 5 की पावर 9 और 6 की पावर 10 तो कॉमन आ गया, या नो पावर ले लेंगे कॉमन, पीछे आंसर किस फॉर्म में देखो, 5 की पावर 10 कॉमन कैसे आएगा, मैंने पूरा सॉल्व किया इसने तो, है ना। तो देखो एक काम करो, हाँ एक काम कर सकते हैं, देखो 5 की पावर 10 है ऊपर, प्लस 5 की पावर 10 है ऊपर, प्लस इधर 10 भी तो है, तो 10 में से भी तो एक 2 और एक 5 निकलता है, तो 5 की पावर एक और बढ़ गई इधर, तो 2 × 5 की पावर 10 बचा, डिवाइडेड बाय, अब नीचे तो 6 की पावर 10 है ही सही, इस फॉर्म में आंसर। अब 5 की पावर 10 कॉमन ले लो, 5 की पावर 10 क्या ले लो कॉमन, 5 की पावर 10 कॉमन लिया तो यहाँ से 1 बचा, वहां से 2 बचा, डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10 है, 6 की पावर 10 को एज इट इज से लिख दो। अब 5 की पावर 10 इंटू 1 + 2 हो गया 3, और 3 6 से कट सकता है, तो 6 की पावर 9 इधर ले लो और एक 6 और काट दो, एक 6 खोल के लिख दो, तो 3 से 1, 3 से 2 टाइम, अब मैच कर रहा है, 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 × 6 की पावर 9, ये मैच हो गया। ठीक है चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, आपको भी जाना है कि स्कूल, ठीक है। डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 6 ये अगेन इंपॉर्टेंट आ गया, 7th वाला, मार्क इट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक डाई को अगेन एंड अगेन बार बार फेंका जाता है जब तक 3 सक्सेस नहीं आ जाते, ओके, बार बार फेंका जा रहा है जब तक 3 सक्सेस नहीं आ जाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने सपोज करो, अब 3 सक्सेस के लिए मिनिमम 3 बार तो फेंकना ही पड़ेगा ना, 3 बार फेंका, मान लो तीनों बार 6 आ गया, तो मैं चौथी बार नहीं फेंकूँ। मान लो कि मैंने 10 बार फेंक दिया, 10 बारी में अभी एक ही 6 आया है, तो मैं फेंकता जाऊंगा, मान लो 15 बारी तक 2 सक्सेस आ गए, फिर मैं फेंकता जाऊंगा, मान लो 18वीं बारी में मेरा तीसरा 6 आ गया, तो मैं वहीं स्टॉप हो जाऊंगा, समझ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द थर्ड 6 इन द सिक्स्थ थ्रो ऑफ द डाई, जब मैं डाई को छठी बार फेंक रहा हूं उस समय तीसरा 6 आ जाए, यानी कि छठी बार से पहले पहले जो 5 थ्रोज हो चुके हैं उसमें कितने 6 कम आ चुके हैं, 2 सक्सेस आ चुके हैं। ठीक है, भाई मेरे तीनों 6 आ जाएं छठी थ्रो में आके वो फिनिश हो जाएं, इसकी संभावना बताओ। तो सिक्स्थ थ्रो में अगर थर्ड 6 आएगा, तो इससे पहले जो 5 थ्रोज में कर चुका हूं उसमें 2 सक्सेस आ चुके होंगे कहीं ना कहीं, हो सकता है फर्स्ट सेकंड में आ चुके हो सकता है सेकंड फोर्थ में आ चुके हो सकता है फर्स्ट और फिफ्थ में आ चुके हो, समझ गए संभावना, क्लियर है। अब देखो ये जो है 5 थ्रोज में इसको कन्वर्ट किया मैंने, 5 थ्रोज में से 2 सक्सेस चाहिए, तो ये वाला केस तो हो गया मेरा बर्नौली ट्रायल, 5 बार फेंकूंगा 2 सक्सेस चाहिए, लेकिन फिर सिक्स्थ थ्रो में 6 भी चाहिए, तो फिर वो उसको एक अलग प्रोबेबिलिटी मान लेना कि छठे थ्रो में 6 है, और ये काम भी होना चाहिए, काम भी होना चाहिए, तो फिर उसको उससे इनटू कर देना, तो मल्टीप्लीकेशन प्लस बर्नौली ट्रायल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, बर्नौली ट्रायल क्यों है, क्योंकि पिछले 5 में से 2 सक्सेस चाहिए, और फिर उसके बाद फिर छठे थ्रो में तो 100% 6 चाहिए, सिक्स्थ थ्रो में तो तीसरा 6 चाहिए ही चाहिए ना, तो सिक्स्थ थ्रो में तो 100% 6 चाहिए, तो वो काम भी चाहिए और इधर बर्नौली ट्रायल वाला काम भी चाहिए, तो बर्नौली ट्रायल वाली जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसको छठे थ्रो में 6 आने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये भी होना चाहिए और वो भी होना चाहिए, समझ गए, क्लियर है। और 6 आना सक्सेस हो गया और 6 नहीं आना फेलियर हो गया। स्टार्ट करें, तो पहले मैं लिख देता हूं, हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन ऑफ थ्रोइंग अ डाई अगेन एंड अगेन अंटिल 3 सक्सेस आर ऑब्टेन्ड, ये लिख दिया हमने। नाउ लेट द इवेंट्स एस एंड एफ बी, एस ले लेता हूं, सक्सेस ले लेता हूं कि 6 ऑब्टेन्ड, एंड फेलियर ले लेता हूं 6 इज, 'नॉट' ऑब्टेन्ड। 6 is not obtained, 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 6 is not obta
नॉट ऑब्टेन्ड। फाइन। तो यहां से सक्सेस एंड फेलियर की प्रोबेबिलिटीज बता दो। तो 6 आने की संभावना बताओ। 1/6। एक बार फेंकने के हिसाब से सोचनी होती है, या तो सोचना ही नहीं कुछ ज्यादा। 5/6। ये हो गया काम हमारा खत्म। अब मेरे को अब मेरे को तब तक फेंकते जाना है जब तक 3 सक्सेस नहीं आ जाते। तो मैं देखो इधर लिखूंगा द प्रोबेबिलिटी या पी लिख देता हूँ शॉर्ट में, ऑप्टेनिंग ऑप्टेनिंग द थर्ड सिक्स। और थर्ड सिक्स कौन सी थ्रो में आना चाहिए? इन द सिक्स्थ थ्रो। इन द सिक्स्थ थ्रो। ये मुझे चाहिए, इसकी संभावना मुझे चाहिए। बोलो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑप्टेनिंग, भाई छठे थ्रो में तीसरा सिक्स आना चाहिए, इसका मतलब पिछले 5 थ्रोस में दो तो आ चुके हैं। तो ऑप्टेनिंग 2 सक्सेस इन द 5 थ्रोस। इन द और 5 थ्रोज में कहीं पर भी आया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस दो तो आने चाहिए। ठीक है। और दूसरा क्या आना चाहिए? अब छठे में तो 100% सिक्स आना ही चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑप्टेनिंग सिक्स, ऑप्टेनिंग थर्ड सिक्स, या ऑप्टेनिंग ए सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो। ऑप्टेनिंग ए सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो। ओके। ब्रेक कर दिया मैंने। 5 में से 2 आ जाए कहीं पर भी, लेकिन छठे में तो 6 आना ही चाहिए, तभी तो सिक्स्थ थ्रो में 3 सक्सेस होंगे। अब ये काम भी करना है और ये काम भी करना है। सो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर दोनों काम करने हैं तो क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई। ओके। ये बर्नौली ट्रायल और वो एक साधारण से प्रोबेबिलिटी का केस। भाई एक थ्रो में एक सिक्स आना है, 1/6 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे क्यों सोच रहे हो सिक्स थ्रो है? ऐसे सोचो कि वो सिंगल थ्रो है। अब सिक्स सिंगल थ्रो में आपको सिक्स चाहिए। सिक्स चाहिए तो 1/6 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी इसकी तो। और इधर बर्नौली ट्रायल वाली कौन से केसेस लग जाएंगे? 5 में से 2 सक्सेस चाहिए। समझ गए? क्लियर है? सो इस वाले केस को तो मैं बर्नौली ट्रायल की नजर से देखता हूँ, जिसमें एन तो है 5 और एक्स है मेरा, 2 सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस की नंबर ऑफ सक्सेसेस 2 हैं। पी है मेरी 1/6, क्यू है मेरी 5/6, सारी चीजें गिवन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो पहले। इज इक्वल टू NC(x) यानी 5C2, क्यू की पावर 5/6 की पावर तो हो जाएगी क्या? 5 - 2 3, और 1/6 की पावर 2। ठीक है, सही है। 5 - 2 ठीक है। इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जाएगी। ठीक है। तो 5C2 को सॉल्व करो तो 5 × 4 ÷ 2, और 5 का क्यूब यानी कि 125, और 6 की पावर 3 और 2 यानी 6 की पावर 5 हो गई, और इधर 1/6 और, तो 6 की पावर 6 हो गई टोटल। 2 से 2 टाइम कट गया ये। 125 × 2 होता है 250, और 250 का 5 गुना होता है 25 का 5 गुना होता है 125, 1250। 1250 ÷ 6 क्या इस फॉर्म में क्या आंसर चेक करो। ऊपर 625 आ रहा है। तो क्या मिस्टेक कर दी? 5 × 2 = 10। 5C2 में मिस्टेक करिए। तो 5 फैक्टोरियल / 3 फैक्टोरियल × 2 फैक्टोरियल ऐसे तो करोगे, तो 5 × 4 3 फैक्टोरियल कट गया 2। फिर तो सही है ना? 10 यहाँ पे हो गया। क्वेश्चन तो सही पढ़ लिया। टर्निंग हम्म। ऊपर 625 आ रहा है तो नीचे 6 की पावर 5 होगी, ऐसा कुछ होगा देखो नीचे। तो 6 की पावर 6, फिर तो क्या है, अगर सॉल्व कर रखा है तो सॉल्व करो फिर। तो 6 की पावर एक 6 को अलग छोड़ दो, और 6 की पावर 5 को सॉल्व करो। तो 6 की पावर 5 का मतलब होता है क्या? 6 × 6 × 6 × 6 ऐसे करके है ना। तो 6 की पावर 5 का मतलब 6 का क्यूब और 6 का स्क्वायर मान लो। तो 6 का क्यूब होता है 216, और 6 का स्क्वायर होता है 36। अब यहाँ से सॉल्व करो तो 2 × 3 = 6, ये 625। 625 ऊपर, अब इसको मल्टीप्लाई करो। करो। 3 × 6 = 18, रिमाइंडर 1, 3 × 1 = 3 × 1 = 4, 3 × 2 = 6। अब इसको करो मल्टीप्लाई। करो। 648 × 36 वो होना चाहिए जो आपका नीचे डिनोमिनेटर आ रहा है।
मैच हो गया। बताओ क्या है, 625/233 ऐसे हो, ठीक है, मैच हो गया ना, समझ गए। देखो ये वाला केस बर्नौली ट्रायल का केस है, और वो तो आपको एक सिक्स थ्रो फेंक रहा हूँ, उसमें सिक्स चाहिए चाहिए ना, 1/6, समझ गए। और ये दोनों काम होने यानी कि मल्टीप्लीकेशन थी। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर 8, एक लीप ईयर है हमारे पास, उसके अंदर क्या चांस है कि 53 ट्यूसडे, 10th में आया था क्वेश्चन, याद आ रहा है। एक लीप ईयर में या किसी भी ईयर में 53 संडेज आने की, 53 ट्यूसडेज आने की, 53 वेडनेसडेज आने की संभावना बताओ। 10th में किया है नहीं क्वेश्चन एग्जैक्टली। ठीक है, नहीं आ रहा है याद। ठीक है, तो चलो फिर, ये तो बहुत सरल सा क्वेश्चन है। एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कितने होते हैं बताओ। इन लीप ईयर 365 लीप ईयर में, 364 तो किसी में ही नहीं होते। अभी वाला जो ईयर है वो लीप ईयर है, पता है, इस बार फरवरी में 29 है। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर कैसे पता करते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है, तो गिनते जाओगे। अब मैं आपसे पूछूंगी बताओ सन 1913 लीप ईयर था, तो आप शुरू से जब से सृष्टि चलिए चार 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 का गैप लोगे, चार से डिवाइड करके देखो, अगर फोर से पूरा पूरा कट रहा है, जैसे अभी 2024 चल रहा है, फोर से पूरा पूरा कट रहा है, तो ये लीप ईयर। 4 साल में एक बार शुरू हुआ, मतलब पहला लीप ईयर ईयर 4 में आया होगा, फिर ईयर 8 में आया होगा, तो 4 की मल्टीपल में आएगा ना। 2024 4 का मल्टीपल है। ठीक है, चलते हैं आगे। और अगर वो एक सेंचुरी ईयर होता है, सेंचुरी ईयर मतलब जैसे कि क्या क्या होते हैं सेंचुरी ईयर, जैसे कि 100 200, ये सेंचुरी ईयर है, तो उसमें फिर हमको डिवाइड करना होता है शायद 40 से, ऐसा कुछ रूल्स है, चलो। एनीवेज, हम क्यों सोचे इतना। नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर 366 डेज। इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। अब 53 ट्यूसडेज लाने हैं, तो एक बार मैं देखता हूँ 366 में कितने ट्यूसडेज आ सकते हैं। तो हर 7वें दिन एक ट्यूसडे आता है, पक्का है। तो उसको 7 से डिवाइड करके देखते हैं कितने ट्यूसडेज आते हैं। तो मैं लिख देता हूँ 3, इधर रफली कर देते हैं, 7 से डिवाइड कराओ, 7 5 जा, बचा क्या, 7 2 जा 14, बचा क्या 2, यानी कि 52 वीक्स हैं इसमें, और 2 दिन एक्स्ट्रा है। ठीक है, इट मीन्स 52 वीक्स, 52 वीक्स तो फिक्स हैं, 7 7 दिन के होंगे ही होंगे, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा है। ओके, समझ आया। अब 52 हफ्ते तो पूरे हैं, है ना। तो 52 हफ्तों में 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 थर्सडे, 52 फ्राइडे, 52 सैटरडे, 52 संडे तो है ही, पक्का है। यानी 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसको चाहिए 53। तो 53rd ट्यूसडे इन दो में से ही निकलना चाहिए, तभी बात बनेगी, समझ गए। तो इन 2 दिन का, ये 2 दिन जो एक्स्ट्रा है, इनके क्या क्या केसेस बनते हैं वो सोचने, वो तो हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। उसमें से वो केसेस कौन कौन से हैं जिसमें ट्यूसडे आए, 53rd ट्यूसडे, समझ गए, क्लियर है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करूंगा, टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल केसेस, नंबर तो बाद में गिन लेंगे, टोटल केसेस ऑफ फॉर 2 डेज एक्स्ट्रा, टोटल केसेस फॉर 2 डेज एक्स्ट्रा, फॉर 2 डेज एक्स्ट्रा। तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा हैं उसके टोटल केसेस क्या क्या होंगे, उसको सैंपल स्पेस मान लेते हैं। तो वो या तो सर मंडे कॉमा ट्यूसडे हो सकते हैं, 2 दिन जो एक्स्ट्रा होंगे लगातार तो होंगे ना, मंडे कॉमा ट्यूसडे, या फिर ट्यूसडे कॉमा वेनसडे होंगे, या फिर वेनसडे कॉमा थर्सडे होंगे सर, या फिर थर्सडे कॉमा फ्राइडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे होंगे, और फाइनली या फिर 1 2 3 4 5, नहीं 2 और बनेंगे, 7 बनेंगे, सैटरडे संडे होंगे, या फिर संडे मंडे भी तो हो सकते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। सो दिस इज कंप्लीट सैंपल स्पेस। अब इसमें से आप वो सेलेक्ट करो, अब सपोज करो मंडे ट्यूसडे होंगे, तो फिर उस उसमें 52 मंडे तो आ चुके हैं, 53 मंडे और 53 ट्यूसडे, है ना, यानी उस लीप ईयर में 53 मंडे 53 ट्यूसडे, बाकी सब 52 52 है। 52 वीक्स तो है ही सही, यानी 52 संडे, 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52। अब ये 2 दिन एक्स्ट्रा के 7 केसेस हैं, मान लो उसमें से ये वाला केस हुआ, तो एक मंडे और एक ट्यूसडे एक्स्ट्रा है उस साल में, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा के केसेस काउंट कर लिए ना, यानी 52, बाकी 5 दिन तो 52 52 दिन है, मंडे और ट्यूसडे 53 53 दिन है। अगर ये केस हुआ है तो फिर ट्यूसडे और वेडनेसडे 53 53 दिन है। आपको क्या चाहिए, थर्सडे एक्स्ट्रा चाहिए, थर्सडे आपको 53 चाहिए, तो थर्सडे वाला केस फेवरेबल कौन सा हो गया, ये ट्यूसडे चाहिए,
तो फिर ट्यूसडे वाला एक ये केस हो गया, एक ये केस हो गया। आप ये दो केस अगर चूज करते हो तो आपके इस केस में भी 53 ट्यूसडे हो जाते हैं, साथ में 53 मंडे भी होते हैं, पर वो होता ही नहीं होता है, उससे मतलब नहीं, 53 ट्यूसडे तो हो रहे हैं और इसमें भी हो रहे हैं। तो ये 2 फेवरेबल है आउट ऑफ 7, 2/7 इसका आंसर। हाँ भाई, 52 तो फिक्स है ना। तो आप पूरी गणित 2 डेज के हिसाब से चल रहे हो, अगर उसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है तो आपके 53 बन जाते हैं। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो इसमें से मुझे क्या चाहिए, उसको मैं इवेंट ए मान लेता हूँ। इवेंट ए क्या मान लूंगा कि हैविंग हैविंग 53 ट्यूसडेज। ठीक है, ये इवेंट ए मान लिया। 53 ट्यूसडेज को मैं क्या लिख सकता हूँ, 52 ट्यूसडेज तो फिक्स है। ठीक है ना, तो 52 ट्यूसडेज तो फिक्स है, इसको तो क्या ही लिखना। तो अ ट्यूसडे ट्यूसडे फ्रॉम 2 डेज एक्स्ट्रा, फ्रॉम 2 डेज एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा में से एक ट्यूसडे निकले तब जाकर 53 हो। तो ये इवेंट का हूं या ये इवेंट का हूं, बात है कि तो इसको ना सोच के मैं इसको सोचूंगा। तो 2 डेज एक्स्ट्रा के हिसाब से मेरे दो फेवरेबल केसेस बन रहे हैं, एक तो मंडे ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। डन। तो यहाँ से सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 7 आ रहे हैं और यहाँ से फेवरेबल एलिमेंट्स मेरे 2 आ रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, जो उसको चाहिए उसको ए मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, यानी 2/7। ठीक है, सबकी 2/7 होगी। 53 ट्यूसडेज की जगह कल को अगर 53 वेनसडेज कह दें तो भी 2/7, 53 थर्सडे के तो भी 2/7, सबकी 2/7। तो डायरेक्ट क्वेश्चन याद करो आपके एमसीक्यूज के लिए। अगर लीप ईयर है तो, लीप ईयर नहीं है तो फिर 1/7। क्यों? क्योंकि फिर एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा। एक दिन के 7 केसेस, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, उसमें से जो भी चाहिए तो 1/7, 1/7। तो नॉन लीप ईयर में 1/7 और लीप ईयर में 2/7, चाहे से दिन कोई सा भी हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, कोई भी। समझ गए? क्लियर है? ठीक है। एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स। एक एक्सपेरिमेंट के सक्सीड होने की संभावना दुगनी है बजाय कि उसके फेल होने की। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल्स देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेस। तो 6 ट्रायल अगर मैं करता हूं तो कम से कम 4 बार सक्सेस आएगा। तो ये तो बर्नौली ट्रायल तो है कि 6 तो एन हो गया और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 एटलीस्ट चाहिए। लेकिन सर पी और क्यू नहीं क्लियर हो पाया। हो पाएगा बताओ? पी और क्यू क्लियर नहीं हो पाया, कैसे बताओ? तो क्या हो गया, पी पी और पी की वैल्यू बताओ, क्यू की वैल्यू बताओ। पी की वैल्यू 1/2 और क्यू की, फिर तो क्यू की भी 1/2 है क्योंकि दोनों का सम 1 होता है। तो ये तो दोनों बराबर कर दिया आपने, वो तो कह रहा है इसकी दुगनी है। तो सोचो, उसकी सक्सेस की 1 होगी पूरी तो उसकी 0 हो गई। प्रोबेबिलिटी का सम तो 1 चाहिए। ऐसे ही तो करना है, तो पी प्लस क्यू तो 1 बनाना ही है ना। अब सोचना ऐसा है कि पी क्या रखूं, क्यू क्या रखूं, ताकि ये इसका दुगना हो। 2/3, 1/3 हो रहा है दुगना। ये इसका दुगना हो रहा है क्या? ट्वाइस हो रहा है और दोनों का सम 1 हो रहा है। कैसे पता किया? इक्वेशन बना लो, नहीं तो सिंपल सा केस है, अगर आपको उसका दुगना करना है तो रेशियो 2:1 है। तो टोटल के सम क्या आ गया 3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, 1/3, ये तो शॉर्टकट हो गया। और नहीं तो आप सब्जेक्टिव पेपर में कैसे अटेम्प्ट करेंगे? हेयर इट इज गिवन दैट, हेयर इट इज गिवन दैट, या पहले हम मान लेते हैं बाद वाले को, बाद वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी। चलो रुक जाओ एक बार, हेयर इट इज गिवन दैट वही चीज लिख देते हैं जो उन्होंने लिखी है। इट इज गिवन दैट, it is given that what it is given, the probability of success, the probability of success, सक्सेस को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम क्या कहते हैं, p, that is p is twice, is twice the probability of, is twice the probability of failure। ये गिवन है, दैट इज q। तो यानी पी क्यू का ट्वाइस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की ट्वाइस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मैं पी कह देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को मैं क्यू कह देता हूँ, पी क्यू का ट्वाइस है। दैट इज पी इज इक्वल टू 2q। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हमको ये भी तो पता है कि पी और क्यू का सम 1 होता है, डाइकोटोमस ट्रायल से ही वी नो दैट पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहां से मैं क्या करूंगा, पी की वैल्यू 2q डाल दूं
तो p की वैल्यू 2q डाली मैंने, 2q प्लस q इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 3q इक्वल टू 1। तो q सॉल्व हो गया। ऐसे ही जैसे q सॉल्व हुआ तो इसकी वैल्यू को मैंने वापस यहाँ डाल दिया। तो p क्या हो जाएगा, 2 इंटू q तो 1/3 था, तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई 2/3। तो ये तो सब्जेक्टिव पेपर में अटेम्प्ट करने का तरीका हो गया। बाकी शॉर्ट फॉर्म में हम रेशियो बना कर करेंगे। 2/3 1/3 आ गई। अब क्या बचा हमारे पास, अब तो हमसे क्या जो भी पूछा है वो उसको लिख दूंगा मैं। नाउ द प्रोबेबिलिटी दैट देयर विल बी एटलीस्ट 4 सक्सेसेस आउट ऑफ द 6 ट्रायल्स विल बी गिवन बाय x इक्वल टू 4 एटलीस्ट चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और 6 ट्रायल्स हो रहे हैं तो n की वैल्यू 6। तो 4 या 4 से बड़ा यानी 4 5 6 तीन केसेस होंगे, और अगर पीछे से चलें तो 4 केसेस होंगे, 0 1 2 3। तो सीधे ही चलो फिर, इससे बढ़िया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 5 एंड 6। इतना करने के बाद फिर कैलकुलेशन पार्ट होता है। सो आ जाओ 6c4, q क्या था, q 1/3 की पावर 2 और 2/3 की पावर 4 प्लस x की वैल्यू 5 बताओ, 6c5 1/3 की पावर 1 और 2/3 की पावर 5, 6c6 1/3 की पावर 0 2/3 की पावर 6। नो वन एल्स। 6c4 इज अभी भी किया था, 6 5 30 को 2 से डिवाइड किया 15, 2 की पावर 4 इज 16, 3 की पावर कितनी बची 4 2 6। तो 3 की पावर 6 का मतलब हो गया 9 का क्यूब, 9 का क्यूब यानी 729। ठीक है, इधर आओ, 6c5 होता है 6, 2 की पावर 5 32 और 3 की पावर 6 वही 729। इधर आओ, 6c1 ये भी 1, 2 की पावर 6 64, 3 की पावर 6 वही 729, 729 एलसीएम आ गया। 15 इंटू 16 करो, 15 6 या 90 रिमाइंडर 9, 15 1 या 15 एंड 9 240, 6 2 या 12 रिमाइंडर 1, 6 या 18 192, 64 डिवाइडेड बाय 729। ऐड देम अप, जैसे ऐड करेंगे तो 2 1 4 6, 4 एंड 9 13, 39 6 19 रिमाइंडर 1 3 प्लस 1 4, 496 बाय 729 चेक करो। ये का ये दे रखा है, देखा। हम्म 30, अच्छा 2/3 की पावर को कितनी कॉमन ली, पर हमको ये मैथ तो करना है ना हमारा सही है कि नहीं। 2/3 की पावर 4 कॉमन ली, तो ये पार्ट कॉमन, फिर इसमें से 4 पावर कॉमन, इसमें से 4। तो देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 2/3 की पावर अगर 4 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचता है इतना पार्ट, यानी कि 15 इंटू 15/9, 15 और 3 का स्क्वायर भी तो हो जाए ना, 15/9, 15/9 को लिख सकता हूँ मैं 3 से काट दूं तो, या फिर 15/9 लिख दूँ एक बार फिर देखते हैं आगे। प्लस इसमें से 6c5 तो 6 आएगा, और 2/3 की 4 कॉमन है तो एक तो 2 बचा, एक तो 6 बचा, एक 2 बचा और 3 का स्क्वायर यानी 9 बचा नीचे, क्योंकि 4 ही तो पावर लिए। इधर आओ, 66 तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, और 4 पावर कॉमन ले ली तो 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4/9 बचा। सो 2/3 की पावर 4, इनको ऐड करो, 6 2 12 होता है ये, 15 एंड 12 27, 27 प्लस 4 31 डिवाइड बाय 9, इसी फॉर्म में। ठीक है, हो गया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे, बस वैसे तो इजी था, बस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर कि ना देकर, सीधे सीधे ना देकर और इस तरीके से उलझा के दे रहे हैं। तो आप इक्वेशन बनाओ, जैसे क्लास 10th में इक्वेशन बनाते थे, बाद वाले को एक्स मान लेते थे, बाद इससे वो निकाल लेते थे। अब इसमें तो मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मना मना है वो क्यू है और पी है, तो पी इज इक्वल टू ट्वाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और कर लेते हैं, आया थोड़ा ना कोई। How many times must a man toss a fair coin so that the probability of having at least one head is more than 90%? क्वेश्चन समझ में आएगा। कितनी बार एक आदमी कॉइन को टॉस करता ही जाए, करता ही जाए, करता ही जाए, मिनिमम कितनी बार करे ताकि उसके कम से कम एक हेड की आने की संभावना 90% से ज्यादा। इंपॉर्टेंट मार्क करो। क्वेश्चन है नहीं आपके इसमें बुक में, क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। कितनी बार टॉस करूं, यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल्स पूछ रहा है। जैसे वो कहता था ना 4 बार उछालो, 10 बार उछालो, 5 बार उछालो, एन की वैल्यू पूछ रहा है। एन की वैल्यू नहीं दे रखी मेरे की, मैंने 20 बार, पहले क्या कहता था 20 बार उछालो 4 हेड आने की संभावना बताओ, 20 बार उछालो 18 हेड आने की संभावना बताओ। वो कह रहा है
कि कितनी बार उछालूं कि कम से कम एक हेड आना, यानी एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1, वो गिवन है, एन पूछ रहा है, और प्रोबेबिलिटी जो हम निकालते हैं वो ग्रेटर देन 90% आनी चाहिए। ठीक है, ओके। अब कॉइन हम उछालेंगे तो हेड आने की संभावना और टेल आने की संभावना तो 1/2 होगी। तो पी और क्यू तो सक्सेस एंड फेलियर तो डिफाइन हो ही जाएगा, है ना। हेड अकर्स, सक्सेस अपने को हेड लाना है तो हेड अकर्स, और फेलियर क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा, टेल अकर्स। तो इस हिसाब से पी एंड क्यू दोनों हो जाएंगे मेरे 1/2। ये तो क्लियर हो गया। नाउ एन मिसिंग है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन एटलीस्ट वन हेड है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो निकालते हैं हम अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और ये प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है, ये प्रोबेबिलिटी है मोर देन 90%। द प्रोबेबिलिटी, देखो क्वेश्चन पढ़ो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो ये प्रोबेबिलिटी जो भी मैं निकालूंगा मुझे पता नहीं क्या निकलेगी, लेकिन ये 90% से ज्यादा निकलेगी, यानी ग्रेटर देन 90% होगी। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एन की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो एक्सपैंड करते हैं इस इक्वेशन को। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 1 या 1 से ज्यादा में केवल जीरो वाला केस छूट रहा है, चाहे से एन कुछ भी हो। चाहे से आप 10 बार उछालो तो भी एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस छूट रहा है, चाहे से आप 20 बार उछालो तो भी एक्स इक्वल टू जीरो वाला केस, क्योंकि एन तो पता ही नहीं है, तो 1 2 3 4 कहां तक चलूं मैं, एन ही पता नहीं है, एन ही तो पता करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये एन कुछ भी हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर 0 लिख सकता हूँ। इसकी वैल्यू 90% से ज्यादा, 90% को हम क्या लिख सकते हैं, 9/10। डन, आगे बढ़ो। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को तो एक्सपेंड कर सकता हूं मैं, एन, एन तो मिसिंग है, सी 0, क्यू की प्रोबेबिलिटी वही 1/2, 1/2 की प्रोबेबिलिटी एन माइनस 0 यानी एन, और दूसरे वाले 1/2 की प्रोबेबिलिटी 0, ओ पावर 0, और ये वैल्यू 9/10 से बड़ी आ रही है। चलें आगे। तो 1 माइनस एन सी 0, एन कुछ भी हो मेरी बला से, एन सी 0 तो 1 ही आएगा, नीचे 0 आ रहा है, और 1/2 की पावर एन लिखनी पड़ेगी, यानी 1 की पावर एन तो 1 ही रहेगी, केवल 2 की पावर एन लिख दो। इधर 1/2 की बार 0 तो 1 ही होगा, ग्रेटर देन 9/10। आगे बढ़ो। तो 1 माइनस, ये क्या बनता है, 1/2 की पावर एन, ग्रेटर देन 9/10। अब आपको क्या चाहिए, एन, एन की वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को तो इधर ही रखो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ठीक है। इंप्लाइज 1 - 9/10 ग्रेटर देन, और ये इधर आ गया माइनस का प्लस हो गया, 1/2 की पावर एन। चलें आगे। 1 - 9/10 क्या होता है, 1/10 ग्रेटर देन 1/2 की पावर एन। ठीक है, अब रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। जब अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, याद है। तो इम्प्लाइज जैसे मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो 10 तो आ जाएगा यहाँ पे, इनइक्वालिटी बन जाएगी ऐसे, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगी 2 की पावर एन। और अब अगेन 2 की पावर एन को इधर लिखो, तब ज्यादा समझ में आएगा। 2 की पावर एन को इधर लिख दूं मैं, तो 2 की पावर एन को जब मैंने इधर लिख दिया तो अगेन इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, तो ग्रेटर देन 10। डन। अब 2 की पावर एन 10 से बड़ी होनी चाहिए, तो एन की वैल्यू क्या हो ये आपको सोचना है, मिनिमम क्या हो, है ना। तो अब देखो 2 की पावर 1 क्या होती है, 2, 10 से छोटी। 2 का स्क्वायर क्या होता है, एन एक नेचुरल नंबर होगा, जितनी बार मैं फेंकूंगा नेचुरल नंबर तो होगा, ऐसा तो ना कोई नॉन इंटीग्रल वैल्यू होगी। 2 का स्क्वायर 4 10 से बड़ा होता है, नहीं होता है, होता है। 2 का क्यूब 10 से बड़ा होता है, 8, नहीं होता। 2 की पावर 4 16 10 से बड़ी होती है, फिर 5 6 7 कितनी बार भी उछालते जाओ, आपकी प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा, और ज्यादा और ज्यादा, जितनी बार ज्यादा फेंकोगे उतनी ज्यादा होती जाएगी। लेकिन मिनिमम कितनी बार फेंकूं ताकि कम से कम 2 की पावर एन 10 से बड़ी हो, एन की वैल्यू मिनिमम 4। सो मैं क्या लिख सकता हूं, एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 चाहिए, एटलीस्ट आप 4 बार फेंको। ठीक है। सो द मैन शुड थ्रो द कॉइन, 4 बार फेंकेंगे तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी 90 से ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद फेंकते जाओ तो और बढ़ती जाएगी। तो एटलीस्ट 4 टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट द प्रोबेबिलिटी मोर देन 90%। समझ आया। ठीक है, काफी आज के लिए, आधे क्वेश्चंस तो हो गए होंगे लगभग, है ना, बाकी आधे कल करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।